जय हिंद एवरीवन। ज्योग्राफी लेक्चर 31 में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, एट द डिफेंस स्टाफ चैनल। तो भाई हम क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में ये टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक हमने सारा जो बेसिक्स है वो हमने कवर कर लिया। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग लेयर्स कौन कौन सी होती हैं एटमॉस्फेयर्स की, उनकी कंपोजिशन के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हमने इंसोलेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि भाई अर्थ के सरफेस पे इंसोलेशन किन किन फैक्टर्स की वजह से वेरी करता है। इंसोलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स लाइक एल्बिडो भी पढ़ा हमने। एल्बिडो के साथ साथ हमने हीट बजट के बारे में भी पढ़ा। फिर हम टेम्परेचर पर आए और हमने टेम्परेचर के बेसिक्स को कवर किया। हमने ऐसे फैक्टर्स को देखा जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके अर्थ के सरफेस पे वेरी करता है। हमने हीट के बारे में भी जाना और हमने अर्थ के टेम्परेचर बैंड्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो कंसेप्ट थे वो भी हमने देखे। ठीक है, तो जहां तक भाई हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर। अब आगे बढ़ेंगे और अब आगे देखेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे हम प्रेशर के साथ। प्रेशर भी एक जरूरी फिनोमेना है और ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है एक कॉलम ऑफ एयर, है ना। कॉलम होता है भाई, खंबे की तरह होता है एयर का, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक कॉलम होता है भाई जो अर्थ के सरफेस पे दबाव डाल रहा होता है ना, खड़ा होता है। तो ये जो वेट होता है इस कॉलम का, है ना, इस एयर के कॉलम का जो वेट होता है किसी भी गिवन जगह पर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं उसको सिंपली, या फिर हम उसको कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है बैरोमीटर, इसके द्वारा मेजर करते हैं। और ये आपका मेजर किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया के कंटेक्स्ट। ठीक है, ऐसे भाई इसको मेजर किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है इस पूरे सिचुएशन में, ये मतलब बेसिकली इसमें होगा क्या, जैसे कि भाई हमारी विंड जो होती है ना। अब विंड क्या करती है भाई, ये आपकी हाई प्रेशर वाली एरिया में है। हाई प्रेशर वाला एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर डेंसिटी भाई हमारी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा है। और लो प्रेशर वाला आपका एक ऐसा एरिया जहां की डेंसिटी जो है वो कम है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स आपके दूर दूर है। तो विंड क्या करती है भाई, विंड आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमेशा जाती है इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो जो रेट आपका जो रहता है ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो शिफ्ट होता है, तो जो रेट ऑफ चेंज रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बिटवीन टू पॉइंट, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट भाई इसको बोल दिया, है ना। और विंड, जैसे मैंने आपको बताया था, विंड भाई होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, जो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। वही दूसरा टर्म आता है एयर करंट। एयर करंट क्या होता है? एयर करंट या तो वर्टिकल या फिर वर्टिकल के जैसा ही मूवमेंट होता है एयर का, उसको बोलते हैं एयर करंट। यानी कि भाई जो सीधा आपका मूवमेंट होता है वो एयर करंट होता है, जो आपका ऐसा तिरछा मतलब आड़ा यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम बोलते हैं विंड। तो प्रेशर हमने देख लिया, है ना। अब प्रेशर देखने के बाद में मैं एक और पॉइंट समझना है, वो पॉइंट है भाई हमारा, एक सेकंड में यही समझाता हूँ आपको। हाँ, प्रेशर समझाने से पहले, सॉरी, प्रेशर के आगे भाई एक आपका पॉइंट आएगा, दैट विल बी प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ में एक पॉइंट आएगा भाई कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रेशर सिस्टम्स को क्या करते हैं, प्रेशर सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो देखो भाई दो फैक्टर्स होते हैं। पहला भाई हमारा आता है थर्मल फैक्टर्स। थर्मल फैक्टर्स में क्या होता है कि भाई जब एयर को आप गर्म करते हैं, जब एयर आपकी हीट हो जाती है, तो भाई गर्म करने के बाद में एयर क्या करती है, एक्सपेंड होती है ना। गर्मियों में भाई हम टायर में क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं टायर में, या बाइक में हवा भरते हैं। तो हमें अगर 35 मेंटेन करनी होती है तो भाई हम 30 ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो आपकी फैलती है गर्मी की वजह से। तो भाई जब एयर को गर्म किया जाता है तो भाई ये एक्सपेंड होती है यानी कि फैलती है। अब जब एयर एक्सपेंड करेगी तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो यानी कि डेंसिटी जो है भाई वो होती है कम, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारा एक लो प्रेशर का एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। यानी कि जहां गर्मी होगी वहां एयर एक्सपेंड होगी, वहां डेंसिटी कम होगी और वहां होगा लो प्रेशर।
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर क्या होता है कि भाई एयर या फिर कहीं एटमॉस्फेयर आपका कूल यानी कि ठंडा किया जा रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इस ठंडे के होने की वजह से वहां पर क्या होता है, सिकुड़न आएंगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा पार्टिकल्स का, और इसकी वजह से जो आपकी डेंसिटी है वो बढ़ेगी। क्योंकि चीजें सिकुड़ेंगी तो फिर क्या होंगी, वो आपके पास पास आएंगी। तो भाई यहाँ पर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या हो रहा है भाई, हमारा एक हाई प्रेशर का एरिया डेवलप हो रहा है। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेना। ये थर्मल फैक्टर्स होते हैं जो वर्ल्ड में ऑल ओवर द ग्लोब अर्थ के सरफेस पे प्रेशर को वेरी करते हैं। और दूसरे भाई हमारे फैक्टर्स होते हैं दैट आर डायनेमिक फैक्टर्स। डायनेमिक फैक्टर्स में क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर के वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं अर्थ के सरफेस पे ऑल ओवर द ग्लोब, उसके अलावा प्रेशर बेल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे डायनेमिक कंट्रोल फैक्टर से ही पता चलता है। ये बेसिकली आपका होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगहों पर आपका विंड का आना जाना होता है। और दूसरा भाई होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, उसमें आती है भाई हमारी कोएलिसिस फोर्स। ये अभी थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये तो फैक्टर्स हमारे डायनेमिक रीजंस में आ जाते हैं। तो अगर इस बेसिस पे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, ऑल ओवर द ग्लोब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं प्रेशर का, यानी कि इस डायरेक्शन में हम प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो प्रेशर भाई क्या होता है भाई, प्रेशर आपका रैपिडली डिक्रीज करता है आपका हाइट के साथ में लोअर एटमॉस्फेयर, है ना। लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई, जितनी ज्यादा आप हाइट के साथ बढ़ते जाओगे उतना ही प्रेशर हमारा नीचे आता जाएगा। लेकिन हर जगह ये सेम रेट से डिक्रीज नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक एयर डेंसिटी भाई किसी जगह की कैसी है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, ग्रेविटी कैसी है उस जगह की, ये सब फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करते हैं। तो जो वर्टिकल आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से बहुत ज्यादा हाई होती है ना। वर्टिकल भाई जो हमारी फोर्स होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भाई वर्टिकल हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। आप अगर आपका देखो सीधी सी बात है ना भाई, हमारा ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर भाई हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर है, प्रेशर की, है ना। तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी तो हमें आंधियां वगैरह फील होती है क्योंकि विंड ऐसे ही जाती है। लेकिन यही फिनोमेना जब आपका नीचे से ऊपर हो रहा है कि भाई यहाँ पे भाई हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ हवा जा रही, तो हमें क्यों फील नहीं हो रही है वो, ये जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स होती हैं ये हमें इसलिए फील नहीं होती क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए अपोजिट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो भाई इसीलिए ये हमें ज्यादा फील नहीं होती। अब अगर भाई आपका प्रेशर किसी जगह का बढ़ रहा है तो उससे क्या पता चलेगा कि भाई राइज इन प्रेशर दिख रहा है, तो भाई हमारा जो वेदर है वो स्टेबल है ना। और वहीं अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है तो भाई अब आपका आंधी तूफान आने वाला है। ये तो था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड का हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि सब तरफ वो एक जैसा नहीं है। जैसे टेम्परेचर भाई अर्थ के सरफेस पे एक जैसा नहीं आता, वैसे ही वर्ल्ड का जो हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका एक जैसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम आइसोबार्स को ड्रॉ करते हैं, हम मैप पे आइसोबार्स को ड्रॉ करते हैं। आइसोबार्स क्या होती है भाई, आइसोबार्स आपकी वो लाइंस होती हैं, वो बेसिकली लाइंस होती है जहां पर आपकी इक्वल प्रेशर वाली जगहों को कनेक्ट किया जाता है ना। मान लीजिए भाई हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो यानी कि ये आइसोबार से ज्वाइन किया है, मतलब दोनों जगह का प्रेशर अलग एक जैसा है। ये आपका सी और डी ज्वाइन कर दिया, ई और एफ कर दिया, तो मतलब इन ये जो लाइंस कनेक्ट करी दो पॉइंट्स पे, इनके पास इक्वल प्रेशर है, इसलिए इनको आइसोबार्स कहा गया। ठीक है। तो भाई अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का आपका वेरी करता है। तो इसमें भाई सबसे पहले हमारी आ जाती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करती है, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में डिफरेंस होता है, किसी जगह हाई प्रेशर है किसी जगह लो प्रेशर है, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है ना। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है आपका डिस्टेंस के हिसाब से, इसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका स्ट्रॉन्ग होता है जहां पर आइसोबार्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, आइसोबार्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो उस केस में प्रेशर ग्रेडियंट आपका स्ट्रॉन्ग है। और वीक होता है जहां पर आइसोबार्स भाई हमारे थोड़े दूर दूर होते हैं। पहला फैक्टर तो ये हो गया।
दूसरा आता है भाई फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या सिनेरियो बनता है कि स्पीड जो विंड की होती है भाई वो अफेक्ट होती है इसमें, ठीक है। यानी कि सरफेस के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आपका कम होता चला जाता है ना। और जो भाई समुद्र का ऊपर का सरफेस रहता है वहां पर मिनिमल रहता है, वहां पर काफी कम रहता है। अर्थ के सरफेस में काफी हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग लैंड के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब इसी में बीच में मैंने आपको भी बताया था कि भाई कोएलिसिस फोर्स जो होती है ना, कोएलिसिस फोर्स क्या करती है भाई, कोएलिसिस फोर्स आपकी डायनेमिक फैक्टर्स में से आती है जो अर्थ की प्रेशर बैंड्स को अफेक्ट करती है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये भाई हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर हो गई, ये हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई, है ना, यानी कि 0 डिग्री। अब अर्थ हमारी वेस्ट से लेके ईस्ट तक ऐसे रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब यहाँ पर खड़ा है कोई बंदा, उस बंदे ने एक बॉल को यहाँ से फेंका, ठीक है। वो क्या करना चाह रहा है भाई, वो बॉल को फेंकना चाह रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे फेंकना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक उसने बॉल को यहाँ से फेंका और बॉल यहाँ तक आई, तब तक ये पॉइंट आपका पहुंच चुका था यहाँ। क्यों पहुंच चुका था, क्योंकि अर्थ आपकी रोटेट कर रही है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो उसका इंटेंशन था यहाँ फेंकने का, लेकिन वो पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो एक अपरेंट आपका डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ना। फेंकना था भाई यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे जो पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन गिर रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी होता है कोएलिसिस फोर्स की वजह से। यानी कि जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, ये विंड की डायरेक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी बॉल को इफेक्ट किया इस चीज ने। यानी कि ये क्या करता है, विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है राइट डायरेक्शन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, विंड को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि विंड यहाँ आनी थी लेकिन पहुंच गई यहाँ, है ना। दूसरा, ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, उसको सॉरी राइट में कर देता है, हाँ। और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसको लेफ्ट की तरफ कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। वन सेकंड। हाँ, ठीक है। तो ये विंड का डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन आपका वहां ज्यादा होता है जब विंड की वेलोसिटी होती है हाई। अब देखो सीधी सी बात है, अर्थ हमारी ये है भाई, ये हमारा इक्वेटर है, ये आपकी लगातार घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस रीजन में देखोगे, तो भाई यहाँ पर सर्क्यूमफेरेंस होगी कम और यहाँ की सर्क्यूमफेरेंस होगी ज्यादा। तो अगर दोनों को सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस को कवर करना है ना, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपकी अलग अलग स्पीड से घूमना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपकी कम स्पीड से भी घूम सकते हैं और इनको चाहिए होगी ज्यादा स्पीड। यानी कि अर्थ आपकी इक्वेटर पे होती है वाइड, तो इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं उनको तकरीबन 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमना पड़ता है ना। और पोल्स पे भाई अर्थ जो होती है बहुत 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 सर्कमफेरेंस कम होता है, तो 0.0008 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उनको घूमना पड़ता है, उतने में उनका चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिनेरियो होता है यहाँ पर कोएलिसिस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन विंड वेलोसिटी का होता है हाई, कोएलिसिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, यानी कि ये आपकी पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे तकरीबन 0 रहती है, एब्सेंट रहती है ना। तो कोएलिसिस फोर्स एक अपेरेंट डिफ्लेक्शन होता है, वैसे हमारी इमेजिनरी फोर्स होती है ये, ठीक है। तो अपेरेंट डिफ्लेक्शन होता है ये, जिसकी वजह से जो आइटम्स आपके या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, वो आपके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि एरोप्लेन्स हो गए, विंड हो गई, मिसाइल्स हो गई, स्नाइपर गन शॉट्स हो गए, ओशन के करंट्स वगैरह हो गए। यानी कि उनको जाना इधर है लेकिन वो पहुंच रहे हैं इधर, क्यों, क्योंकि अर्थ का हो रहा है रोटेशन, ठीक है। तो दो चीजें इसमें इफेक्ट में आती है, पहला आता है भाई ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ रोटेशन आ जाता है, और दूसरा सॉरी अर्थ का रेट ऑफ रोटेशन आ जाता है, दूसरा आ जाता है मास कितना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो कोएलिसिस फोर्स जो रहती है वो बेसिकली परपेंडिकुलर रहती है टू द ऑब्जेक्ट एक्सिस। इस केस में अर्थ के एक्सिस के साथ में भाई वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी विंड की, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या है भाई, हमारा प्रेशर का ग्रेडियंट है, प्रेशर मतलब चेंज है।
तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए विंड हमेशा जाती है, तो मतलब विंड की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा आपकी विंड की डायरेक्शन। ठीक है, आई गेस दैट्स इट, इतना ही समझना भाई यहाँ कोलिसिस फोर्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हम वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रहे थे। तो अर्थ के सरफेस पे क्या होता है भाई, 7 प्रेशर बेल्ट्स आते हैं, है ना। टेम्परेचर बेल्ट्स थे, वैसे हमारे 7 प्रेशर बेल्ट्स आते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना है। सबसे पहला भाई हमारा आता है इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल भाई ये हमारी इक्वेटर है। अब इक्वेटोरियल लो क्या करता है भाई आपका, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है ना, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये आपका 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 5 डिग्री साउथ तक एक्सटेंडेड रहता है। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 5 डिग्री ऊपर नीचे रहता है। यहाँ पर सन की वर्टिकल रेज आती हैं, सीधी रेज भाई यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर होती है इंटेंस हीटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो एयर क्या करती है भाई, यहाँ पर आपकी एक्सपैंड होने लगती है हीटिंग की वजह से। भाई आपको पता है कि भाई एयर फैलने लगती है, एयर एक्सपैंड करने लगती है, और एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ऐसे ऊपर की तरफ उठती है, कैसे ऊपर की तरफ उठती है, कन्वेक्शन करंट के तौर पे, जो मैंने आपको पहले बताया है ना। एयर ही एयर को गर्म कर रही है, कन्वेक्शन करंट के तौर पे ये ऊपर उठ रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर और ज्यादा फर्दर डेवलप हो रहा है ना। एयर एक्सपैंड हो रही है तो लो प्रेशर तो डेवलप होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होने लगता है। इस लो प्रेशर के एरिया को कहा जाता है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम्स क्यों कहा जाता है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जोन रहता है टोटल काम का, यानी कि यहाँ पर कोई भी हवाएं नहीं चलती। ठीक है, इस एरिया को हम कहते हैं ITCZ भी कहते हैं, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों कहते हैं ये भी आपको थोड़ी देर से बता। ठीक है, ये आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ भी कहलाता है, या फिर इसको थर्मल इक्वेटर भी कहते हैं, या फिर इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड काम्स, इक्वेटोरियल लो प्रेशर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारा सबसे पहला बेल्ट होता है जो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में एक्सटेंडेड रहता है। यहाँ पर गर्मी हुई और हवा ऊपर की तरफ उठी। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है भाई, नेक्स्ट सिचुएशन आती है 2 सब ट्रॉपिकल हाईज की, यानी कि एक सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई हो जाता है भाई हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ से अगर आप जाएंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और यहाँ से जाएंगे तो 30 डिग्री साउथ की तरफ आपके क्या होता है, ये जो हवाएं आपकी इक्वेटोरियल जो हवाएं हैं जो ऊपर उठी थी गर्म होके, है ना, वो अब क्या कर रही है भाई, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी थी, अब वो क्या कर रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ वापस आपकी आ रही, वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन ये एरिया होता है भाई हमारा हाई प्रेशर का, ये हाई प्रेशर का एरिया होता है, ये आपका लो प्रेशर का होता है, ये हाई प्रेशर का होता है। ठीक है, तो इस एरिया को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, सदर्न और नदर्न दोनों से। ठीक है, अब बेसिकली होता है कि भाई हम सबको पता है कि भाई विंड आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा जाती है। ठीक है, अब इनका जो नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा, क्योंकि स्पेनिश जो सी कैप्टन हुआ करते थे वो पहले घोड़ों को इस लैटिट्यूड के आसपास अपने जहाजों से फेंक दिया करते थे, ड्रिंकिंग वाटर को कंजर्व करने के लिए और वेट को कम करने के लिए। जब इस सिचुएशन में इनके शिप्स वगैरह जो है थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, तो उनको फेंक दिया करते थे। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई कि भाई इक्वेटर से जो हवाएं आपकी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी थी वो इस पॉइंट पे आके नीचे की तरफ आने लगी। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है कि भाई ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली रीजन से आपकी यहाँ से हवाएं आपकी 2 डायरेक्शन में जाती है। पहली हवाएं इस डायरेक्शन में यानी कि इक्वेटर की तरफ वापस जाती है, और दूसरी भाई आपकी सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर की तरफ जाती है। क्योंकि ये आपका हाई प्रेशर का इलाका है ना, तो हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएगी। एक लो प्रेशर का एरिया इसके ऊपर की तरफ बना हुआ है, और एक लो प्रेशर का एरिया ऑलरेडी इक्वेटर की तरफ बना हुआ है। तो इक्वेटर पे हवाएं हुई गर्म, गर्म होने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो आपके नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में है वहां पर वो उनका उतरना हुआ। वहां पर उतरने के साथ साथ यहाँ पर है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से आपकी जो हवाएं हैं फिर से लो प्रेशर की तरफ गई। 2 लो प्रेशर के जोन है, एक है ऊपर की तरफ और एक वापस इक्वेटर की तरफ। अब ये जो आपकी बेसिकली जो वो विंड्स है आपकी, है ना, जो इक्वेटर की तरफ गई है, इक्वेटर की तरफ जाने वाली विंड्स को कहा गया है ट्रेड विंड्स।
इनको नाम दिया गया है ट्रेड। ठीक है, और जो आपकी वापस वापस नहीं सॉरी जो आपकी लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जा रही थी उनको कहा गया है वेस्टर्लीज। तो ये आपकी हवाओं के अलग प्रकार। अब अगर हम दो सब पोलर लोज की बात करें, ये सब पोलर लो प्रेशर नदन का हो गया, ये सदन का हो गया। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये बेल्ट आपके इक्वेटर से ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ और भाई ये 60 डिग्री साउथ की तरफ, 60 से लेके 70 डिग्री नॉर्थ एंड 60 से लेके 70 डिग्री साउथ के बीच में सिचुएटेड है हर हेमिस्फीयर। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सर्कम पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर जो हवाएं आई है वो आपकी हॉर्स लैटिट्यूड से यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर में आपकी हवाएं आई है। उसके बाद दो पोलर हाइज आ जाते हैं भाई आपके, एक तो ये नदन पोल वाला और ये आपका सदर्न पोल वाला। तो भाई 70 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और 70 से लेके 90 डिग्री साउथ के बीच में टेम्परेचर हमेशा जो रहता है वो रहता है बहुत ज्यादा कम, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये लो प्रेशर था आपका, तो यहाँ से हाई प्रेशर से इनके पास आई भाई हवाएं, वो नीचे की तरफ उतरी है ना, नीचे की तरफ उतरी इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो जब हवाएं यहाँ पर आ गई तो धीरे धीरे यहाँ की जो पास के एरियाज है वो आपके हवा से फिल होने लगे। दूसरा, ये जो पोलर एरियाज थे यहाँ पर ठंड की वजह से आपकी डेंसिटी होती है ज्यादा, तो मतलब यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, तो ये भी इसकी जो हवाएं हैं ये भी भाई आपके लो प्रेशर वाले एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए जाती हैं। ठीक है, तो ये पोलर हाई प्रेशर वाले जो एरियाज होते हैं इनको सिंपली हम पोलर हाई से जानते हैं। ये भाई पूरा हमारा वर्ल्ड के प्रेशर बेल्ट्स का फिनोमेना रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है विंड। विंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि भाई विंड को अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ये होता है भाई हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर आपकी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ना। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपका एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो विंड्स आर बेसिकली मूविंग मासेस ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर। ऐसा भाई आपका जो विंड का मूवमेंट होता है ना। आपका जो लैंड वाला एरिया भाई, यहाँ बारिश हो गई, ठंड हो गई, या बर्फ गिर गई, ठंड हो गई, तो हाई प्रेशर बन गया। अब विंड क्या करेगी भाई? आपकी ऐसे लैंड की तरफ जाएगी भाई जहां पर गर्मी है और जहां पर लो प्रेशर। ठीक है, तो उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए तो विंड उस डायरेक्शन में जाती है, तो भाई उसको हम बोलते हैं भाई हवा काफी तेज चल रही है ना। क्या विंड कर क्या रही है? विंड आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है सीधे। तो अब हमें ये समझना है कि भाई विंड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो, विंड्स को जनरली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लेनेटरी विंड्स, पीरियडिक विंड्स और लोकल। अगर हम सबसे पहले प्लेनेटरी विंड्स की बात करें तो इनको प्राइमरी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, इनको प्रिवेलिंग विंड्स भी कहा जाता है और इनको प्लेनेटरी विंड्स तो वही कहा ही जाता है। इनको प्लेनेटरी विंड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के ऊपर से होके जाती हैं और सेम डायरेक्शन में रहती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। नीचे सर्दी गर्मी कुछ भी बनी रहे, इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इनको प्रिवेलिंग विंड या फिर परसिस्टेंट विंड कहा जाता है कि भाई ये अपनी ही धुन में रहती है। ठीक है, इस विंड में भाई कौन कौन सी आ जाती है? इस विंड में भाई हमारी ट्रेड विंड्स आ जाती हैं जो भाई इक्वेटर की तरफ आती हैं, वेस्टर्लीज आ जाती है भाई हमारी, और पोलर ईस्टर्लीज आ जाती है। ये तीनों है जो आपकी ये ट्रेड विंड्स की ये आपकी प्लेनेटरी विंड्स की कैटेगरी में आती है। अब इनमें अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें, है ना, तो ट्रेड विंड्स आपकी वो विंड्स है जो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटर की तरफ जा रही थी, लो प्रेशर एरियाज की तरफ जा रही थी, जो इक्वेटर के आसपास बना हुआ है सन की हीटिंग की वजह से। ठीक है, तो भाई इनको ट्रेड विंड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सी मर्चेंट्स को हेल्प करती। पहले के जमाने में सी मर्चेंट्स को बेसिकली सेलिंग, उनकी शिप की सेलिंग में काफी हेल्प किया करती थी। तो इनकी डायरेक्शन क्या है कि वो थ्रो मतलब मोर और लेस काफी हद तक कांस्टेंट और रेगुलर बनी रहती है, तो उससे उनको काफी हेल्प मिलती थी। अब ये जो आपकी ट्रेड विंड्स है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी दोनों हाई प्रेशर वाले एरिया से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये इक्वेटर की तरफ मीट करती है भाई, एक भाई यहाँ से आई, एक दूसरी यहाँ से आई, और ये दोनों आपस में क्या करती हैं? इक्वेटर के पास में आके टकराती हैं। अब क्योंकि ये टकराती है यानी कि इनका कन्वर्जेंस होता है, तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं ऐसे, और भाई ये टकराने के बाद में काफी हाई रेनफॉल वाला एरिया क्रिएट करती है। नदर हेमिस्फीयर में ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स के नाम से फ्लो करती हैं,
और सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपकी साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स के नाम से फ्लो करती है। वहीं दूसरी बार ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई, है ना, वही आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई। वहीं अगर हम वेस्टर्लीज की बात करें जो भाई ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वेस्टर्लीज आपकी वो विंड्स होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई एरिया से, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई एरिया से कहाँ जा रही है, सब पोलर लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव कर रही है ना, 30 एंड 35 डिग्री से 60 एंड 65 डिग्री तक बोथ हेमिस्फीयर्स में जा रही है। अगर इनकी हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो भाई नदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो फ्लो रहता है वो इनका रहता है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनका रहता है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, ये इनका फ्लो रहता है। 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री लेटीट्यूड्स तक या वेस्टर्लीज जो रहती है, यानी कि इस एरिया में बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है, तो सेलर्स इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। यानी कि 40 डिग्री पे इनको रोरिंग 40s के नाम से बुलाया जाता है, 50 डिग्री पे इनको फ्यूरियस 50s के नाम से बुलाया जाता है, एंड 60 डिग्री पे इनको श्रीकिंग 60s के नाम पे बुलाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रोरिंग 40s क्या होती है, तो वही वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर भाई हमारी पोलर ईस्टर्लीज आ जाती है। तो भाई पोलर ईस्टर्लीज जो होती है ये ड्राई और कोल्ड विंड्स होती है ना, ये कहां से कहां तक जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जाती है भाई हमारे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपकी सब पोलर लो पोलर से लेके हाई रीजन से लेके सब पोलर लो रीजन तक जाती है। नेक्स्ट सेकेंडरी या पीरियडिक विंड्स आ जाती हैं। सेकेंडरी या पीरियडिक विंड्स आपकी क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं सीजन में चेंज आने के साथ ही साथ। मॉनसून सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है हमारा, ठीक है, सेकेंडरी या पीरियडिक विंड सिस्टम का, प्लेनेटरी विंड सिस्टम का। तो इसमें हमारी सबसे पहले पीरियडिक विंड्स आ जाती हैं। पीरियडिक विंड में भाई आ जाता है हमारा सी एंड लैंड ब्रीज। क्या होता है ये बेसिकली आपका होता है डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग होता है भाई आपका लैंड सरफेस का और सी वाटर का। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सी ब्रीज की बात करें तो भाई दिन के समय क्या होगा, लैंड जो भाई हमारा है वो भाई बहुत ज्यादा गर्म हो गया, है ना। लैंड जब गर्म हो गया तो भाई इसके ऊपर की जो हवा होती है, वार्म एयर होती है, वो क्या करेगी भाई, वो आपकी राइज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो भाई वार्म एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है ना। और इसी टाइम में जो भाई सी होता है वो आपका क्या होता है भाई, आपका थोड़ा कम वार्म होता है, वार्म तो होता है लेकिन लेस वार्म होता है, ठीक है। तो भाई सी के पास में एक हाई प्रेशर है वो बन जाता है, ठीक। अब यहाँ की विंड क्या करेगी, इसकी जो विंड है भाई सी की, वो क्या करेगी, वो लैंड की तरफ जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से हमारी चलती है सी ब्रीज। वही लैंड ब्रीज की बात करें तो रात के समय क्या होता है भाई, आपका जो जमीन है, लैंड है, वो सी के कंपैरिजन में काफी जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है ना। तो उसकी वजह से भाई यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यानी कि सी के पास में लो प्रेशर जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो विंड अगेन आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि लैंड टू सी जाती है, तो इसको कहा जाता है लैंड ब्रीज। नेक्स्ट भाई हमारी आती है टर्शरी विंड्स। टर्शरी विंड्स में देखा जाए तो क्या होता है कि लोकल जो डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेचर में, है ना, और प्रेशर में, उसकी वजह से भाई हमारी टर्शरी विंड्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं। ऐसी विंड्स जनरली आपकी लोकल रहती है एक्सटेंट में, और वो आपकी ट्रोपोस्फेयर के लोएस्ट लेवल में होती है। जैसे इनका भाई अलग अलग नाम होता है ना। अगर हम इनकी बात करें, फोयन इनको कहा जाता है यूरोप में आल्प्स पर्वतों के आसपास। अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट की बात करें तो भाई इनको सिरको नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में भाई इनको रॉकीज नाम से जाना जाता है ना। नॉर्थ अमेरिका में इनको चिनूक रॉकीज माउंटेन्स है, वहां इनको चिनूक नाम से जाना जाता है, जिसके नाम पे भाई हमारा एक हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो इनको लू नाम से जाना जाता है, थार डेजर्ट के पास में। अब फ्रांस में इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट्रल। मेडिटेरियन सी के पास में फ्रांस में इनको मिस्ट्रल नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इटली के आसपास इनको जो है पोरा नाम से जाना जाता है। वहीं सदर्न यूरोप की तरफ देख ले तो भाई एटसियंस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। हेल्म नाम से जाना जाता है, पुरान काबुरान फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के पास में, सदरली नाम से ऑस्ट्रेलिया के नाम पे, साउथ अफ्रीका साइड बर्ग नाम से, साउथ अमेरिका साइड पेम्बरो नाम से। तो इनके ये अलग अलग नाम है, आपको स्पॉट करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली भाई टर्शियरी विंड्स का पूरा सिस्टमेटिक फ्लो रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तरफ। सबसे पहले ये समझना है कि भाई साइक्लोन क्या होता है ना। साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत डिफरेंट। साइक्लोन आपका एक ऐसा वेदर फिनोमेना होता है जहां पर एक रैपिडली रोटेटिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है ना। क्या होता है कि भाई यहाँ पर एक लो प्रेशर का सेंटर डेवलप हो जाता है, यानी कि जो सेंटर होता है यहाँ पर लो प्रेशर रहता है ना। और जो आपकी हवाएं हैं वो इनवर्ड होती हैं, अंदर की तरफ स्पाइरली मूव करने वाली विंड्स होती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, काफी हैवी बारिश आती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें भाई, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे साइक्लोन्स हैं उनका मूवमेंट रहता है एंटी क्लॉकवाइज। नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो मूवमेंट होता है वो होता है क्लॉकवाइज, और ये आपका कोएलिसिस फोर्स की वजह से ही होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके होते हैं वायलेंट स्टॉर्म। ये जनरली आपके ऐसे ओशंस के आसपास ओरिजिनेट होते हैं जो आपके लाई करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि विद इन द ट्रॉपिक्स, है ना, विद इन द ट्रॉपिक्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में भाई ट्रॉपिकल एरियाज में जो जनरेट होते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। ये आपके कोस्टल एरियाज के आसपास मूव करते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है। वायलेंट विंड्स आती हैं, बहुत हाई हैवी रेनफॉल आती है और स्ट्रॉन्ग सर्ज वगैरह क्रिएट होते हैं। ये इनका मूवमेंट काफी इरेगुलर होता है, क्लोज सर्कुलेशन रहता है इनके पास भी, लो प्रेशर सेंटर रहता है, ठीक है। इन पे तो क्लोज एयर सर्कुलेशन होता है, उसको कहा जाता है व्हर्लिंग मोशन। व्हर्लिंग मोशन होता है ना। रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होता है हॉट एयर का। जो हॉट एयर होती है भाई वो ऐसे करके ऊपर की तरफ उठती है, इसके अंदर भी कोएलिसिस फोर्स लगती है। लो प्रेशर सेंटर जनरली क्या करता है, वो आपकी विंड की स्पीड के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें स्क्वाल होता है भाई। स्क्वाल क्या होता है भाई, आपका सडन वायलेंट गस्ट ऑफ विंड, या फिर छोटी मोटी जो आंधियां होती हैं, है ना, ये अपने साथ साथ रेन लेके आती हैं, स्नो लेके आती है, ओले वगैरह, स्लीट वगैरह, ये सब स्क्वाल की वजह से होता है। दूसरा आ जाता है टॉरेंट। टॉरेंट डाउनलोड करने वाला नहीं, ये स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है ना, पानी हमको बहुत तेजी से गिर रहा है, इट इज कॉल्ड एज टॉरेंशियल रेन। और फिर आता है भाई आपका स्ट्रॉन्ग सर्ज। ये मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो आपके सी लेवल में एबनॉर्मल राइज करवाते हैं, है ना। एबनॉर्मल राइज हो जाता है सी लेवल में क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ये सब होता है भाई आपके कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो जो लो लाइन कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्ट्रॉन्ग सर्च की वजह से। अब इसी का अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। बिल्कुल अपोजिट होता है साइक्लोन, है ना। साइक्लोन में क्या होता है भाई, लो प्रेशर आपकी एयर होती है, कन्वर्जिंग एयर होती है, ऊपर की तरफ उठ रही होती है, बहुत आंधी तूफान और ये सब होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन कैसा होता है, हाई प्रेशर इसके बीच में रहता है, डाइवर्जिंग एयर होती है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, और यहाँ पर जो मौसम रहता है वो काफी ज्यादा साफ रहता है ना। जो विंड्स होती है एंटी साइक्लोन की, वो आपकी क्लॉकवाइज घूमती है नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फेयर वेदर यानी कि साफ सुथरा जो आसमान, जो मौसम रहता है, वो बेसिकली आपका एंटी साइक्लोन्स में दिखाई देता है। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस की बात करें कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फेवरेबल रहती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला भाई है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। सी आपका छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जहां पर टेम्परेचर जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो कोएलिसिस फोर्स वो आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि एक वॉर्टेक्स बना दे, है ना, ऐसा एक वॉर्टेक्स बना दे। तीसरा, आपका जो वर्टिकल विंड स्पीड है, जो ऊपर जाने वाला आपका एयर करंट है, उसमें वेरिएशंस ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा, एक लो प्रेशर का एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पर डेवलप होना चाहिए, है ना, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो भाई ये जो कोस्टल एरियाज है इंडिया के, भाई यहाँ पर साइक्लोन्स आपके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट, अब फेवरेट ब्रीडिंग ग्राउंड्स की बात करेंगे अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, कि भाई वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तो साउथ ईस्ट कैरेबियन जो रीजन है, यहाँ पर इनको हरिकेन्स नाम से जाना जाता है। फिलीपींस आइलैंड्स, ईस्टर्न चाइना, जापान वगैरह में इनको आपका टाइफून वगैरह नाम से जाना जाता है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी साइड इनको साइक्लोन्स नाम से जाना जाता है।
ठीक है। साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट की बात करें भाई, यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं, मेडागास्कर और मॉरिशस आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर भी इनको अलग नाम से जाना जाता है, मुझे नाम एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद आपकी विलीज नाम से इनको नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना जाता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ अलग अलग नाम रहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। तो भाई आज के चैप्टर में हमने क्या कवर किया, आज के चैप्टर में हमने प्रेशर कवर किया, इसके साथ में हमने टाइप्स ऑफ विंड्स कवर किए, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कवर किया, और फिर हमने जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स है उनको कवर किया। नेक्स्ट भाई हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वाटर आए, वाटर इन द एटमोस्फेयर। वाटर अलग अलग फॉर्म में होता है, वाटर के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन होता है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, प्रेसिपिटेशन। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी आएगा, और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स भी आएंगे। एंड देन क्लाउड्स, क्लाउड से भाई हर बार एक क्वेश्चन आता है, क्लाउड्स भी भाई जो है वो आएगा, क्लाउड्स के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन आएगा, एंड क्लाइमेटिक रीजन। ये भाई कुछ टॉपिक्स है जिसके बाद में हमारा जो पूरा क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो भाई मुझे बता दो, कमेंट्स में बता दिया करो कि व्हाट एग्जैक्टली आप लोगों के क्या समझ में नहीं आ रहा है। एंड प्लीज डू लाइक दीज वीडियोस, लाइक करो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत कम मिलता है। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इससे मेरी वीडियोस की रीच बढ़ेगी। अपने यार दोस्तों में बांटो, इनको बताओ कि भाई CDS, NDA और CAPF के लिए काफी अच्छे लेक्चर जो है ज्योग्राफी के हम कवर कर रहे हैं। फर्दर और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो भाई प्लीज डू सब्सक्राइब देम। एंड अपने अपने अलग अलग जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहाँ पर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, प्लीज शेयर अमंग देम, है ना। आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प इनसे मिली। ठीक है, फिर चलते हैं, आज के लिए मैं ही, जय हिंद टू यू।